ओके, तो देखिए हमारा अगला प्रॉब्लम जो दिया गया है, एक सेमी सर्कुलर वायर है जिसका लेंथ कैपिटल एल है और जिसका मास कैपिटल एम है। अ पार्टिकल ऑफ मास कैपिटल एम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। फाइंड द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑन द पार्टिकल ड्यू टू द वायर। पूरे वायर का लेंथ कैपिटल एल, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ L इज इक्वल्स टू पाई आर या R इज इक्वल्स टू L अपॉन पाई। ओके, आगे मुझे पूरे वायर के वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा इस स्मॉल m पार्टिकल पे वो पता लगाना है। अब देखो सिंपल सी बात है भैया, ये एक छोटा सा कोई डिस्क या रिंग या ऐसा कुछ स्फीयर नहीं है कि मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकूँ gm1m2 अपॉन r स्क्वायर वाला। तो यहाँ ऑफकोर्स मुझे इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। जब भी आप इंटीग्रेशन का यूज करते हैं उसकी स्ट्रेटेजी क्या होती है? पूरी बॉडी का सबसे पहले आप एक छोटा सा हिस्सा कंसिडर करते हैं। तो मैं अगेन इस पूरी बॉडी का एक छोटा सा हिस्सा कंसिडर करता हूं। पूरी वायर की लंबाई L है, मैंने एक छोटा सा हिस्सा कंसिडर किया जिसकी लंबाई DL है। जिसकी लंबाई कितनी बेटा? DL है ना। और मैं कहूंगा ठीक है, इस छोटे से DL जिसका मास कितना होगा DM है ना, इस पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा वो देखते हैं हम लोग। चलो सबसे पहले तो मैं कहूंगा ओके, इस छोटे से एलिमेंट DL ने इस पर्टिकुलर मास M के साथ एक छोटा सा एंगल बनाया D थीटा। एक्स एक्सिस से ये एंगल कितना है? थीटा। हम लोग इस तरह से इसको पहले नोमेनक्लेचर कर देते हैं और मैं कहूंगा देखो भाई, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस r के बराबर रहेगा। ओके, तो मैं बोलूंगा इस छोटे से एलिमेंट DM, ये छोटा सा जो एलिमेंट DM है, ये इस मास M को अपनी तरफ कितने फोर्स से खींचेगा। तो वो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं DF इज इक्वल टू G इंटू DM इंटू स्मॉल m अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर। ओके, चलो माना कि ये इस तरफ आएगा। अब देखो यहां पे, अब इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे लगेगा, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स जो इस पे लगेगा उसका डायरेक्शन कैसा होगा? इस तरफ है ना। एग्जैक्ट ऐसा ही मैं यहां पर भी एलिमेंट लूंगा, जैसा इस जगह एलिमेंट है वैसे ही एलिमेंट यहां पर भी लो। मैं बोलूंगा अच्छा अच्छा अच्छा, ये एलिमेंट, ये टुकड़ा इस मास को किधर खींचेगा? तो इधर। तो तुम देखने में ये आ रहा है कि हर एक एलिमेंट का ग्रेविटेशनल फोर्स का जो डायरेक्शन है वो अलग अलग आ रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि ओके, इसका डायरेक्शन इधर था, अगर ऐसी सिचुएशन में मैं ये वाला एलिमेंट लिया होता तो उसका डायरेक्शन इधर आ रहा। देखो ये डायरेक्शन इधर, ये डायरेक्शन इधर। तो क्या आप डायरेक्ट एडिशन कर सकते क्या ऐसे फोर्सेस को? कोई भी फोर्स को डायरेक्ट ऐड कब कर सकते? जब वो फोर्स सेम डायरेक्शन में है। बेसिक सा वेक्टर का रूल है। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को डायरेक्ट एडिशन सिर्फ तभी हो सकता है जब वो वेक्टर क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में। एक लातूर है, एक पातूर है, ये कभी भी डायरेक्ट एडिशन नहीं हो सकता। अच्छा, ये प्रॉब्लम समझ में आई हमको कि देखो इससे पैदा होने वाला DF इस डायरेक्शन में आ रहा है। मैं थोड़ा सा बता ही देता हूं। तो मैं देखूंगा ये जो DF है इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो अब कैसा? तो बोले एक काम करो, अगर आप क्या कर सकते हैं उसे कंपोनेंट्स में बांट के देखो सबसे पहले। तो मैं बोलूंगा देखो, इसका DF cos थीटा इधर आएगा और DF sin थीटा इधर आएगा। अच्छा ठीक है, मान लिया। अगर मैंने इस एलिमेंट को लिया होता तो इसका DF भी इधर आता था, उसके कंपोनेंट्स में फिर से बनाता था DF cos थीटा और DF sin थीटा, और मैं ये नोटिस करता था कि इस एलिमेंट का DF sin थीटा और इस एलिमेंट का DF sin थीटा सेम डायरेक्शन में, वहीं DF cos थीटा अपोजिट डायरेक्शन में। फिर अगर मैंने ये एलिमेंट चुना, उसके बाजू वाला एलिमेंट अगर मैं चुनूंगा और इसकी भी बाजू वाला नीचे का एलिमेंट चुनूंगा, दोनों का भी सेम हाल आएगा। इसका भी DF sin थीटा इधर आएगा, DF sin थीटा इधर आएगा, इसका भी DF sin थीटा इधर आएगा, DF cos थीटा इधर आएगा, DF cos थीटा इधर आएगा। तो मतलब समझने वाली बात यह है,
है ना, इस पूरे सेमी सर्कुलर आर्क का हर एक टुकड़े का डीएफ कॉस थीटा कैंसिल हो जा रहा है। इस टुकड़े का डीएफ कॉस थीटा इधर आया था, उसी का डुप्लीकेट डीएफ इधर भी टुकड़ा है, तो डीएफ कॉस थीटा इसका इधर आ रहा है। तो इसका डीएफ कॉस थीटा और इसका डीएफ कॉस थीटा एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल। इसी तरह इसके नीचे वाले एलिमेंट का डीएफ कॉस थीटा इधर आएगा और इसके नीचे वाले एलिमेंट का भी डीएफ कॉस थीटा इधर आएगा। दोनों भी वैल्यू में सेम रहेंगे मगर डायरेक्शन में ऑपोजिट, तो वो भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो मतलब मैं ये देख रहा हूं कि हर एक एलिमेंट का डीएफ कॉस थीटा क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, मगर हर एक एलिमेंट का डीएफ साइन थीटा ऐड हो रहा है। मतलब अगर मुझे, है ना, तो मैं यहां लिखूंगा कि देखो अगर आप मुझे एफ नेट निकालना है, मतलब पूरे रिंग का, ये सेमी सर्कुलर रिंग का एफ नेट निकालना है, तो मुझे इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा किसका, डीएफ साइन थीटा का। किसका इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, डीएफ साइन थीटा, क्योंकि हर एक का डीएफ कॉस थीटा तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आपको किसका इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, डीएफ साइन थीटा। सर लिमिट्स क्या होंगे, अभी रुको जरा, अभी एकदम जल्दबाजी मत करो लिमिट्स की, हम लिमिट्स पे भी आएंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, आप डीएफ की वैल्यू डाल दो, ठीक है, आप कह देते हैं डाल देते हैं, g इंटू डी एम इंटू एम अपॉन आर का स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब आप बोलेंगे सर ये डीएम का क्या करें, डीएम क्या है, तो मैं बोलूंगा वो मास है उस एलिमेंट का, वो कैसे निकालेंगे। अरे भाई ये तो तुमको आ जाना चाहिए, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, सिंस डीएम इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ इंटू लेंथ ऑफ द एलिमेंट डीएल। ओके चलो ठीक है, वैल्यू डालो वहां पर। देखो एफ नेट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो जी इंटू डी एम की जगह एम बाय एल इंटू डी एल इंटू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब आप देखेंगे इसमें वंस अगेन, अगर मैं सपोज करो कांस्टेंट चीज़ों को बाहर निकाल लूँ, जी कैपिटल एम स्मॉल एम और ये कैपिटल एल बाहर, आर स्क्वायर बाहर और साइन थीटा इंटू डी एल, साइन थीटा इंटू डी एल, ये मेरे पास इक्वेशन आएगी। अब आगे क्या कर सकता हूँ मैं बेटा, तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, डीएल के जगह, क्योंकि देखो मसला क्या है, अभी भी ये इक्वेशन अधूरा है, देखकर ही अधूरा लगेगा। बोले कैसा, अरे ये देखो इक्वेशन साइन थीटा है और डिफरेंशियल क्या है, एल है। अगर ये डी थीटा होता तो मज़ा आता, इजीली हो जाता, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, हमको मालूम होता, मगर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अरे कोई बात नहीं, बहुत आसान है। डीएल को कुछ ऐसा काड़ी करो या ऐसा ढूंढो उसके अंदर कि वो डी थीटा में कन्वर्ट हो जाए, तो बहुत आसान था वो। देखो ये हिस्सा जो आपको नजर आ रहा है, ये असल में आर्क लेंथ है और इस आर्क ने इस सेंटर के साथ कितना एंगल बनाया, डी थीटा, और इसका आर्क का रेडियस कितना है, कैपिटल आर। तो फिर मैं बोलूंगा 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर का, सर्कल चैप्टर का एक फॉर्मूला याद रखो, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि सिंस डी थीटा इज इक्वल्स टू डी एल अपॉन आर, इसका मतलब डीएल के जगह आप क्या लिख सकते हैं, आर इंटू डी थीटा। चलो ठीक है भाई, मान लिया। तो मैं यहां लिखूंगा देयरफॉर एफ नेट इज इक्वल्स टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एल इंटू आर स्क्वायर और इंटीग्रेशन साइन थीटा इंटू आर इंटू डी थीटा, और लिमिट्स आ जाएंगे। तो मैं आपसे पूछूंगा, अच्छा देखो यहां पर हमने डिफरेंशियल किसके रिस्पेक्ट में किया है, थीटा के, तो थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 0। अगर ये एलिमेंट यहां होता तो थीटा कितना होता, 0 डिग्री का, और ये अगर एलिमेंट इधर होता 180 डिग्री, यानी 0 to पाई बोल सकता हूं मैं। तो मैं बोलूंगा इसका लिमिट आ जाएगा 0 to पाई। आप 0 to 180 डिग्री भी डाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो अब ये आर और ये एक आर क्या हो जाएगा, कैंसिल। फिर आएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एल इंटू आर, थोड़ा बाद में इसको मैं डालूंगा वैल्यूज। साइन थीटा की इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, माइनस कॉस थीटा, और लिमिट्स आ जाएंगे 0 to पाई। देखो आर को अपन क्या लिख सकते हैं, एल बाय पाई। तो मैं यहां लिखूंगा, ठीक है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम एल बाय पाई, और ये हो जाएगा कॉस ऑफ 0
माइनस कॉस ऑफ पाई। मैंने दो स्टेप्स एक साथ कर डाला। देखो अगर मैं माइनस साइन को बाहर लेता हूँ, माइनस साइन को बाहर लेता हूँ और लिमिट्स डालता हूँ, तो फिर वैल्यूज़ क्या आएगी, कॉस ऑफ पाई माइनस कॉस ऑफ 0। और जब मैंने माइनस साइन को वापस अंदर दे दूंगा तो वो जो सीक्वेंस है वो पलट जाएगा। जो कॉस ऑफ पाई माइनस कॉस ऑफ 0 था वो क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ 0 माइनस कॉस ऑफ पाई। ये समझ में आ गया ना, ये दो स्टेप को जम मारा मैंने। अब देखो भाई क्या होगा, ये पाई तो जाएगा ऊपर। अच्छा एक बात बताओ, कॉस 0 1 होता है माइनस, और कॉस पाई क्या होता है, -1। तो 1 माइनस -1 क्या हो जाता है, 2। तो ये फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा, ट्वाइस पाई, ये पाई जाएगा ऊपर, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एल का स्क्वायर। मुझे एक बार चेक कर लेने दीजिए आंसर क्या सही है कि नहीं मेरा, फिर आपको बताता हूं मैं। आंसर शुड बी ट्वाइस पाई जी कैपिटल स्मॉल एम अपॉन एल स्क्वायर, सही है। हाँ, तो ये हमारा नेट फोर्स आया यहाँ पे। ओके, तो देखो सिंपल है, आपको अगर स्ट्रेटेजीज मालूम हो और स्ट्रेटेजीज में इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं कहूंगा कि कुछ खास इंपॉर्टेंस रखता है ये। हाँ, जेई वाले स्टूडेंट्स को मैं बोलूंगा थोड़ा आप बेटा इस पर ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस को ट्विस्ट करके आपको दे सकते हैं, है ना। अब जैसे मुझे एक बात बताइए कि जैसा जेई के स्टूडेंट्स से मैं आपसे पूछूंगा कि इफ़ सपोज करो, आप इसी चीज़ को सोचो कि अगर प्रॉब्लम में ये सेमी सर्कुलर आर्क ना होकर एक ऐसा आर्क होता जिसका एंगल 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो उसको कैसे सॉल्व करते, ये चीज़ों के बारे में सोच के आप थोड़ा कोशिश करना सॉल्व करने की, ठीक है। टाइम लो, एकदम जल्दबाजी में कोई हिट मत करो, है ना, टेक योर टाइम। ओके, चलो ये लिख लो फिर फटाफट। तो यहाँ पर ये मेरा पहला पार्ट जो था, जो क्वेश्चंस बेस्ड थे ऑन द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो डायरेक्ट फॉर्मूला था Gm1m2/r², तो उस पर बेस्ड क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किया। अब हम जो अगले स्ट्रेटेजी में बढ़ने जा रहे हैं, जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस जो है, उस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी वेक्टर एडिशन से रिलेटेड। क्या लेफ्ट साइड वाला पोर्शन सभी का हो चुका है? ठीक है, लेट्स गो फॉर इट देन। एक बहुत आसान सा क्वेश्चन दूंगा पहले मैं वेक्टर एडिशन से रिलेटेड, फिर उसके बाद धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाएंगे अपन। फिर भी वेक्टर एडिशन के तो मुझे आसान ही लगते हैं। ओके, तो मेरे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कंसीडर द सिचुएशन एज शोन इन फिगर। कंसीडर द सिचुएशन एज शोन इन फिगर, फुल स्टॉप। फाइंड द नेट ग्रेविटेशनल force on mass small m। पहला डायग्राम कुछ ऐसा दिया है, यह है A, यह है B, यह है C, यह है कैपिटल M, यह है 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल M और यह है स्मॉल m। ये डिस्टेंस को उसने d से प्रेजेंट किया है और ये डिस्टेंस को भी उसने d से रिप्रेजेंट किया है। फिर नेक्स्ट आपका ऐसा आया है कि मासेस जो है कुछ राइट एंगल ट्राइंगल के फॉर्म में अरेंज्ड है। A, B एंड C। इसका मास है 36 कैपिटल M, इसका मास है 64
कैपिटल एम, इसका मास है सिर्फ और सिर्फ स्मॉल एम। ये डिस्टेंस को 6d बताया गया है, ये डिस्टेंस को 8d बताया गया है। ठीक है, फिर तीसरा है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के फॉर्म में अरेंजमेंट है। मास यहां पर स्मॉल m दिया हुआ है, ए पे मास स्मॉल m, बी पे मास कैपिटल M, सी पे मास कैपिटल M और डी पे मास कैपिटल M। ये L L और मैं कहूंगा ये पूरा एंटायर, ये डिस्टेंस भी क्या है बेटा, L है। फिर चौथा मुझे कुछ इस तरह से दिया है, चौथा डायग्राम, कि यहां पे वंस अगेन एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का अरेंजमेंट है। इस मास को कैपिटल M से दिया हुआ है, ये B पे जो मास है वो भी कैपिटल M है, C पे जो मास है वो भी कैपिटल M है, और यहां मैंने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, इसका मास कैपिटल नॉट कैपिटल स्मॉल m है, और ये डिस्टेंसेस को a/2 कहा गया है। ओके, फिर उसके बाद और भी क्वेश्चन है, बट पहले इतना सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग आगे जाएंगे। इसमें बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, एक में 4 करके दिया है मैंने क्वेश्चंस। किसी के पास पहले का आंसर आ चुका है? लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से रिलेटेड है। अगर आपके वेक्टर का नॉलेज क्लियर है तो ये आपके लिए बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, बहुत चिल्लर क्वेश्चन है। देखो कितना डिपेंड करता है बेटा, पुराने बेस जो है ना, कितना डिपेंड करता है। अगर वो बेस हिल गया तो फिर कितना मसले हो जाते हैं। तो अगर ये प्रॉब्लम पे फोकस करता हूं मैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन, कि यहां पर एक मास स्मॉल m दिया हुआ है, सॉल्यूशन, ओके, A B C, कैपिटल M ट्वाइस M, ओके, स्मॉल m, और ये डिस्टेंस आपको जैसे कि यहां पर D दिया हुआ है, ये भी D दिया हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, हमको देखना है बाकी सारे मासेस मिलके स्मॉल m मास को कितने फोर्स से खींचेंगे। देखो A ऑब्जेक्ट, ये जो A है, A जो A पॉइंट पे जो मास रखा गया है, तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरह से FAC है ना, फोर्स एक्टिंग, FCA बोलना चाहिए, है ना, फोर्स एक्टिंग ऑन मास C ड्यू टू मास A, है ना। तो C पे जो फोर्स लग रहा है ड्यू टू मास A, उसका डायरेक्शन इधर होगा। इसी तरह से मैं बोलूंगा कि फोर्स एक्टिंग ऑन मास C ड्यू टू मास B, उसका डायरेक्शन इधर होगा। हालांकि मुझे ये एरो को छोटा बताना चाहिए और ये एरो को बड़ा बताना चाहिए। क्यों मालूम, क्या ये मास दूर है ना, तो इसका फोर्स थोड़ा सा कम होगा, और ये मास नजदीक है थोड़ा। चलो ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते मैं थोड़ा एरो को छोटा कर देता हूं। समझ गया ना ये पॉइंट, क्यों बोला मैंने ऐसा, कि इसकी फोर्स की वैल्यू ज्यादा रहेगी, इसकी फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी, कम रहेगी। अच्छा एक बात बताओ, तो पॉइंट C को जो फोर्स फील हो रहा है A के वजह से और B के वजह से, तुमको नहीं लगता वो दोनों के दोनों फोर्सेस क्या है, सेम डायरेक्शन में। अब क्योंकि वो दोनों के दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में हैं, तो मैं लिख सकता हूं कि जो आपका नेट फोर्स आएगा वो क्या रहेगा, डायरेक्ट एडिशन रहेगा FCA और FCA और FCB का डायरेक्ट एडिशन रहेगा। बिल्कुल सही है बोले, दोनों का डायरेक्ट एडिशन रहेगा। फिर आगे क्या, तो भाई FCA कितना रहेगा, तो G कैपिटल M इंटू स्मॉल m, कैपिटल M इंटू स्मॉल m।
अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना है ट्वाइस डी, उसका स्क्वायर क्या रहेगा बेटा 4d स्क्वायर, ठीक है। एफ सी बी जी ट्वाइस एम इंटू स्मॉल एम अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अब मैं बोलूंगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर 1/4 प्लस 2। अब आगे इसको करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 4 8, 8 + 1 9, 9/4, तो 9/4 जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी का स्क्वायर। अब ये रहता है नेट ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला, आंसर ये आ गया पहला। समझ में आया? आपने क्या करें, सीधा जो gm1m2 अपॉन वाला फॉर्मूला है, gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, कैपिटल जी दोनों मास का प्रोडक्ट और दो अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, बस वही फॉर्मूला लगाया मैंने और थोड़ा सा वेक्टर का नॉलेज का इस्तेमाल किया। मैंने कहा देख ए के वजह से जो सी पे फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन इधर रहेगा, बी की वजह से जो सी पे फोर्स लग रहा है उसका भी डायरेक्शन इधर रहेगा, क्योंकि वो दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में हैं, दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में, तो क्या होने वाला है यहाँ पे एडिशन होने वाला है। तो भैया मैंने डायरेक्ट ऐड कर डाला, है ना। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया डायरेक्ट ऐड कर डाले आपने, फिर जब डायरेक्ट ऐड किए तो जी ये मास मल्टीप्लाई बाय ये मास, है ना, अपॉन ये डिस्टेंस का स्क्वायर, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या है ट्वाइस डी, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4d स्क्वायर हो जाएगा। फिर एफ सी बी क्या होगा, ये मास मल्टीप्लाई बाय ये मास, जी इंटू ट्वाइस एम इंटू स्मॉल एम अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डी का स्क्वायर। फिर जी कैपिटल स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर को कॉमन निकाला, बचा क्या 1/4 और यहां बच गया 2, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपने की और आपका आंसर आ गया ये 9/4 जी अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। चलिए ये पहला हो गया। अब अगर मैं दूसरे की तरफ बढ़ता हूं तो दूसरे से मुझे क्या नजर आ रहा है कि भैया यहां पर एक आपके पास इक्विलैटरल ट्राइंगल है, सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब देखो फोर्स एक्टिंग ऑन सी ड्यू टू ए, उसका डायरेक्शन ये रहेगा, और फोर्स एक्टिंग ऑन सी ड्यू टू बी, उसका डायरेक्शन ये रहेगा। अच्छा एक बात बताओ बेटा, सी पर ए का फोर्स इस डायरेक्शन में, सी पर बी का फोर्स इस डायरेक्शन में, एंगल कितना हुआ 90 डिग्री। तो मैं बोलूंगा अच्छा देखो एफ नेट अगर मैं निकालूंगा तो वो एक मिनट जगह कम है, मेरे को यहां लिखता हूं मैं, एफ नेट इज इक्वल्स टू क्या रहेगा अंडर रूट ऑफ एफ सी ए का स्क्वायर प्लस एफ सी बी का स्क्वायर। सही है ना? हाँ बोले बिल्कुल सही, आप ये वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। तो एक काम करते हैं ना, पहले एफ सी ए निकाल लेते हैं और एफ सी बी निकाल लेते हैं, देख लेते हैं उनकी वैल्यू क्या आ रही है, फिर वो वैल्यू इस फॉर्मूले में डाल देंगे आप। ओके चलिए लेट्स गो फॉर इट देन। सबसे पहले एफ सी ए जी ये मास मल्टीप्लाई बाय ये मास, यानी 36 कैपिटल एम मल्टीप्लाई बाय स्मॉल एम अपन वो डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि कितना हो रहा है भैया 36 डी स्क्वायर। कमाल की बात है 36 कैंसिल हो जाएगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर रह जाएगा, इजंट इट। अब आगे एफ सी बी जी ये कितना है 64 एम इंटू स्मॉल एम अपॉन 64 इंटू डी का स्क्वायर। बोले 8d है ना डिस्टेंस, अरे भैया यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है 8d है, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64d स्क्वायर। अरे कमाल की बात है, फिर से 64 क्या हो गया कैंसिल, और बचा क्या जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। थैंकफुली हम देख रहे हैं कि ये दोनों की वैल्यू क्या आ रही है सेम आ रही है। अब क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है तो मैं एफ बोल सकता हूं और मैं लिख सकता हूं कि देयरफॉर एफ नेट जो है √2 टाइम्स ऑफ एफ या फिर √2 टाइम्स ऑफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। वेरी गुड, है ना, आया समझ में आपको? कितनी आसानी से हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे की तरफ। फिर अब हमारा टारगेट है तीसरा, जिसमें एक इक्विलैटरल ट्राइंगल का अरेंजमेंट मुझे नजर आ रहा है। ओके यार मेरे डायग्राम्स लेट्स गो फॉर इट। सो एज आई कैन सी आई गॉट एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। यहां पर एक मास है कैपिटल एम, या चलो सिर्फ अल्फाबेट देता हूं, ए बी सी
और यहां पर आपका शायद से डी है जो कि मास कैपिटल एम का है, और मास स्मॉल एम इधर रखा हुआ है? तो मैं कहूंगा देखो भाई इस तरफ ये बी, फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू बी, उसका डायरेक्शन ये रहेगा। फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू सी, इसका डायरेक्शन इधर रहेगा। और देखो भैया ये फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू डी, उसका डायरेक्शन ऐसा रहेगा। ये तीनों फोर्सेस के डायरेक्शन आप देख सकते, तीनों अलग अलग है। अब सर यहां कैसे दो का तो समझ में आता था, ये तो तीन आ गए एक साथ कैसे? अरे कोई खास बात नहीं है, बहुत आसान है। तुम सिंपल सी एक बात बताओ मुझे, पहले ये बात बताओ, तुमको लगता है कि FAB और FAC सेम रहेंगे? FAB FAC सेम रहेंगे? बोले सर पता नहीं। अरे तुम देखो ना भैया, ये मास कैपिटल एम, ये भी मास कैपिटल एम, कैपिटल है साले मेरे स्मॉल और कैपिटल दोनों एक साथ एक जैसे दिख रहे हैं, है ना? तो अब देखो ये m है, ये भी m है, तो ये जोड़ी कितनी बन रही? m स्मॉल m बन रही। अच्छा ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है आपको? l है ना? हाँ ये डेल l और ये भी l। तो मतलब इतना समझ में आ रहा कि FAB और FAC कैसे रहेंगे? सेम। FAB और FAC कैसे रहेंगे? सेम। तो उन दोनों का फोर्सेस का जो टोटल आएगा, FAB और FAC फोर्स का जो टोटल आएगा वो नीचे आएगा बीच में से। बोले ऐसे कैसे बीच में से आएगा? अरे तू सिंपल एक बात समझ के चल, एक सामान है, रस्सी से बांध के इस बंदे को दिया, ये सामान को रस्सी से बांध के इसको दिया, मैं बोल रहा तुम दोनों खींचो उसको अपनी अपनी तरफ और सेम फोर्स से खींचना, एक साथ खींचना, सेम फोर्स से खींचना। तो मैं पूछूंगा कि ये सामान किधर जाएगा? एकदम बीच में से आएगा ना, आया ना? वो लगेगा कि भैया ये जो भी सामान आप खींच रहे हो ऐसा बीच में से आएगा, तो देखने में ऐसा लगेगा कि कोई यहाँ बैठ के खींच रहा है। बात समझ में आई ना? अभी तो डी को तो भूल ही जाओजाओ, अभी से किस पे फोकस चल रहा है अपना? बी और सी पे। तो मैं बोलूंगा देखो भाई FAB और FAC ये मैग्नीट्यूड में सेम है, तो मैं इसको सिर्फ F से नाम दे सकता हूं, है ना? और उनके बीच का एंगल क्या है भैया? तो मैं बोलूंगा 60 डिग्री। भाई बताओ शॉर्टकट में क्या आएगा फिर? √3F। तो मैं बोलूंगा देखो भाई ये जो फोर्स लग रहा है आपका B और C, फोर्स लग रहा है A पे B और C की वजह से, चलो A पे जो फोर्स लग रहा है B और C की वजह से मैं उसको FABC नाम देता हूं। तो भैया उसको मैं लिख सकता हूं √3 टाइम्स ऑफ F। क्या लिख सकता हूं? √3 टाइम्स ऑफ F, है ना? अच्छा F कितना है? तो देखो G कैपिटल स्मॉल m अपॉन ये डिस्टेंस का स्क्वायर, ये तो L है बोले, तो G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन डिस्टेंस L का स्क्वायर। आई बस में? तो मुझे पता चल गया अच्छा कि ये दोनों के वजह से जो फोर्स आता है FABC उसका डायरेक्शन इधर होता है। अच्छा समझ में आ गया, है ना? तो इन दोनों के वजह से जो फोर्स पैदा हुआ उसका डायरेक्शन बीच में था, मगर ऑलरेडी यहां पर एक और मास था D, है ना? उसका भी फोर्स उसी डायरेक्शन में था। तो अब पूरी बॉडी पे लगने वाला अगर मैं नेट फोर्स निकालूं तो मैं क्या लिखूंगा? FABC प्लस FAD। सर कोई वेक्टर एडिशन नहीं करना पड़ेगा क्या? नहीं, डायरेक्ट ऐड कर डालो। बोले क्यों? क्योंकि डायरेक्शन कैसे है? सेम है। अच्छा चलो FABC कितना है? √3 G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन L स्क्वायर। देखते हैं ये वाला FAD कौन बताता है, बताओ। G कैपिटल M स्मॉल m क्या डिस्टेंस होता है वो? √3 L/2। रटा दिया मैंने तुमको कितनी बार बोल बोल के, √3 L/2। तो ये आएगा √3 L/2 का स्क्वायर, यानी 3L²/4। 4 चले जाएगा ऊपर, और जब आप 4 चले जाएगा ऊपर, आप G कैपिटल M स्मॉल m को आप कॉमन निकालेंगे, L² को कॉमन निकालेंगे, √3 हो जाएगा +4/3। आई थिंक दिस मच इज इनफ। इसके आगे ना भी सॉल्व करे तो चलेगा। आई बात समझ में आपको? एक बार बस आंसर चेक कर लेता हूं मैं, हालांकि मुझे यकीन है कि ये करेक्ट है, बट फिर भी √3 + 4/3 सही है। आगे समझ में? अब आते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा था कि चौथा? सॉरी। अब आएंगे फोर्थ क्वेश्चन के तरफ। ये तो कंपैरेटिवली बहुत आसान है। बोले कैसे आसान है? तुम खुद देखो। देखो यहां पर चौथे क्वेश्चन पे अगर मैं फोकस करूं, मुझे यहां पर एक ट्रायंगल नजर आया, और यहां पर देखो, यहां इस तरह से A है, यहां B है, यहां C है, और
यहां डी है, ठीक है। अब देखो यहां पे मैं कहूंगा एफ डी बी, मास एम स्मॉल एम किधर बेटा, डी पॉइंट पे है ना। तो ये 1 2 3, ये तीनों मिलकर उसको अपने अपने तरफ खींच रहे होंगे, तो कुल मिला के कितने फोर्स से खींचेंगे अपने को पता लगाना है। तो देखो एफ, यहां बोलेंगे एफ डी बी का डायरेक्शन ये रहेगा और एफ डी सी का डायरेक्शन ये रहेगा और एफ, हाँ बेटा आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जरा जोर से बोलिए इस चीज को। हाँ, ये एक दो फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल, क्योंकि वैल्यू में सेम है, डायरेक्शन में ऑपोजिट, तो बचेगा सिर्फ एक ही फोर्स एफ डी ए। तो मैं यहां कह सकता हूं कि एफ नेट इज इक्वल टू ओनली एफ डी ए, है ना, एफ डी ए के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एफ डी बी और एफ डी सी क्या कर देंगे, दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अच्छा, एफ डी ए कितना है फिर बेटा, जी, ये कैपिटल एम, ये स्मॉल एम, ये डिस्टेंस कितना होता है √3 L/2, तो √3 L/2 का स्क्वायर क्या होगा 3L²/4, 4 जाएगा ऊपर, 4G कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 3 टाइम्स ऑफ L का स्क्वायर। आई बात समझ में, आसान था ये, ठीक है ना। चलो लिख लो फिर फटाफट। तो देखिए ये क्वेश्चन, 4 particles each of mass small m are placed at the 4 corners of a square of side A. Find the net gravitational force on any one of the mass due to all the other masses. तो मैं इमेजिन करता हूं, एक डायग्राम बना लेता हूं कि देखो ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर के हर एक कॉर्नर पे मास स्मॉल m रखा गया है, ये साइड ए है। तो कोई भी एक मास पकड़ो और बाकी के तीनों मासेस इसको अपनी अपनी तरफ खींचेंगे, तो कितना ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा उसको हमसे पूछा गया। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला मास इस पे जो फोर्स लगा रहा है, चलो मैं उसका डायरेक्शन इधर बता देता हूं और इसको F1 से दे देता हूं वैल्यू को। ये वाला मास इसको जो फोर्स लगा रहा है उसका डायरेक्शन F2 से दे देता हूं। ये वाला मास जो इस पे फोर्स लगा रहा है उसका डायरेक्शन में F3 से दे देता हूं। तो हमें ये पता चल जा रहा है कि कौन कहां कहां खींच रहा है ना। मैंने पकड़ा कि चलो सब तीनों मिलकर इसको फोर्स लगाने को बोला ना उसने, कोई भी एक पकड़ो, तो इसको टारगेट पकड़ लेते हैं और ये मान के चलते हैं तीनों मिलकर उसको अपने अपने तरफ खींच रहे हैं। तो उसने पूछा कि नेट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या आएगा। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। आप देख रहे हैं कि तीनों का फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग है, मगर F1 और F2 का जब मैं नेट फोर्स निकालूंगा, F1 और F2 का नेट फोर्स निकालूंगा, उसका डायरेक्शन F3 के डायरेक्शन में आएगा, है ना। तो मैं यहां लिखूंगा, देखो सबसे पहली बात तो सॉल्व करते वक्त F1 और F2 वैल्यू में सेम है, तो जिसको आप FB बोले तो चलेगा, और जिसकी वैल्यू कितनी आएंगी Gm² अपॉन A², है ना। G कैपिटल, ये दोनों मासेस का प्रोडक्ट अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अच्छा ठीक है, तो मैं बोलूंगा F12 यानी 1 और 2 की वजह से जो फोर्स लगेगा उस छोटे वाले मास पे वो कितना रहेगा, तो वो रहेगा √2 टाइम्स ऑफ F। समझ रहे हैं ना ये शॉर्टकट, √2 टाइम्स ऑफ F। क्यों? क्योंकि ये दोनों के भी फोर्सेस इक्वल है वैल्यू में और उनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो दैट इक्वल्स टू √2 Gm² अपॉन D² F12, है ना। तो चलो ठीक है, ये मेरे पास पहली वैल्यू आई F12 की। अब मैं बोलूंगा ठीक है, इन दोनों के वजह से जो पैदा हुआ फोर्स F12, इन दोनों की वजह से जो पैदा हुआ फोर्स F12, उसका डायरेक्शन और F3 का डायरेक्शन कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो अब मैं बोलूंगा नेट फोर्स जो रहेगा वो क्या रहेगा, F12 प्लस F3। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया F12 है मेरे पास, वो कितना है बेटा √2 Gm² अपॉन D² प्लस F3 की वैल्यू क्या है बेटा, तो Gm², है ना। अब यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना आएगा, √2 टाइम्स ऑफ A, उसका स्क्वायर क्या रहेगा 2A। अरे A है नहीं है, मैं D लिख दिया गलती से, सॉरी, D नहीं A, ट्वाइस ऑफ A का स्क्वायर। अब कॉमन चीजों को बाहर निकाल लो, देखो F नेट इज इक्वल्स टू
जी एम स्क्वायर ए स्क्वायर √2 प्लस 2, सॉरी प्लस 1/2, है ना। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, जी एम स्क्वायर ए स्क्वायर 2√2 प्लस 1/2, 2√2 प्लस 1/2। आई बात समझ में? दिस इज इट। ओके, वेक्टर एडिशन से रिलेटेड यहां पे प्रॉब्लम कंप्लीट होते हैं हमारे पास।